हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जो आज का जॉब नोटिफिकेशन आया है वो आया है आपका डीआरडीओ के साइट से और टोटल आपके पास 127 वैकेंसी है साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए डीआरडीओ में। उसके अलावा कुछ और भी वैकेंसीज है, जैसे कि अगर आप एडीए की बात करोगे तो उसमें आपकी टोटल 9 वैकेंसीज है। उसके अलावा इनकार्डेड पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी, उसके लिए भी आपका टोटल 12 वैकेंसी है। ओके, अगर पूरी बात करी जाए तो ये रहेगा आपका ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे जाकर के आपको अप्लाई करना है, या फिर अगर आपको नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में पढ़ना है, एक तो आप यहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से भी जाके रीड कर सकते हो। तो कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? देखो, अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है, ठीक है, अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है, ग्रेजुएटेड इंजीनियर हैं आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस इंक्लूडिंग वो सारे स्टूडेंट्स जिनका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, वो सारे भी अप्लाई कर सकते हैं। इतना समझ में आया? ग्रेजुएटेड इंजीनियर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन दियर फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन, मतलब जिनका फाइनल ईयर का सेमेस्टर चल रहा है वो सारे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो बेसिक पे होगा आपका 56,100 रुपीज, और इसके अलावा जैसे जब आपका ज्वाइनिंग होगा उस टाइम पे सारे अलाउंसेस को मिला करके आपकी पर मंथ सैलरी अप्रोक्सीमेट 1 लाख रहेगी, इतनी। नेक्स्ट अगर बात करी जाए कि कौन सा सब्जेक्ट होगा, अगर आपका ये डिसिप्लिन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट को इन्होंने लिया हुआ है, जैसे कि अगर मान लो आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो डीआरडीओ में आपके पास 35 वैकेंसी रहेगी, एडीए में 3 वैकेंसी है एंड डब्ल्यूई एसडब्ल्यू में इसमें आपके पास 2 वैकेंसी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको इतना तो पता है कि जो आपका डिसिप्लिन होता है उसी में उनको आपका बीटेक की डिग्री चाहिए फर्स्ट क्लास, एंड प्लस उनका गेट का आपका स्कोर भी आपका सेम डिसिप्लिन में ही होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करी जाए तो आपकी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। देखो, कुछ कॉलेज वाले होते हैं ना जो फर्स्ट क्लास नहीं देते हैं, तो फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट होगा आपका 60% के या तो 6.75 सीजीपीए के। ये सारी चीजें इन्होंने नोटिफिकेशन में आगे लिखी हैं, तो फिलहाल मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आपको फर्स्ट क्लास समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आए तो आप परसेंटेज के हिसाब से या फिर अपने सीजीपीए से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। गेट क्वालिफिकेशन स्कोर आपका होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, मैंने आपको पहले बताया। जो यहाँ पे है ना, उसी में आपका बैचलर्स होना चाहिए और प्लस उसी में आपका गेट का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स होंगे जो कि एक्सेप्टेबल होंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब अगर आपका ये है, इसके अलावा अगर आपके ये सारे सब्जेक्ट्स भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सारे आप एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगर आपका ये सारा भी सब्जेक्ट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने ना सारे सारे डिसिप्लिन में दे करके रखा है, तो एक बार आप अपना डिटेल नोटिफिकेशन जरूर पढ़िएगा अप्लाई करने से पहले। अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो डीआरडीओ में टोटल 33 वैकेंसी एंड एडीए में 1 वैकेंसी, एंड सेम उनको क्वालिफिकेशन चाहिए, सेम उनका बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके फर्स्ट क्लास में, और साथ ही साथ गेट क्वालिफिकेशन भी आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है तो डीआरडीओ में 29 वैकेंसी, एडीए में 3 है, सीएमई में 1 है एंड डब्ल्यूएएसई में आपका 1 वैकेंसी है। फर्दर इन्होंने यहाँ पे और भी कुछ सब्जेक्ट, इक्विवेलेंट सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि अगर आपका इसमें भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक, नेक्स्ट बात कर जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो उसमें डीआरडीओ में 6 है, सीएमई में 1 है। सेम मटेरियल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, मेटलर्जिक इंजीनियरिंग, इसमें आपका डीआरडीओ में 4 है, एडीए में 1 है। फिजिक्स में बात करी जाए तो फिजिक्स में डीआरडीओ में 4 है, केमिस्ट्री में डीआरडीओ में 3 है, केमिकल इंजीनियरिंग में डीआरडीओ में 3 है, एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डीआरडीओ में 5 एंड एडीए में 5 है। मैथमेटिक्स से अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसमें डीआरडीओ में 2 रहेगा, सीएमई में 1 है। सिविल इंजीनियरिंग में डीआरडीओ में 1 है एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में डीआरडीओ में 2 है। इंडोमोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, क्लिनिकल साइकोलॉजी सब मिलाकर के एक बार आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। साइकोलॉजी में आपका 3 है, क्लिनिकल में 1 है, बायोस्टैटिक में 1 है, इंटोमोलॉजी में आपका 1 है। तो टोटल इस तरीके से डीआरडीओ में आपके पास 125 प्लस वैकेंसी, मतलब आपके पास अप्रॉक्स 127 वैकेंसी आ जाती है। एडी में आपके पास 9 वैकेंसी है, डब्ल्यूएसी में आपके पास 3 है, सीएमई में 3 है, एएफएमसी में भी 3 है एंड जालंधर एसएससी भोपाल एससीएन में भी आपकी 3 वैकेंसी है। तो अगर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं तो आपके पास अच्छा चांस है। 127 वैकेंसी, आपको पता है कि टाइम टू टाइम वैसे भी आपके पास जॉब नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो ये मत सोचो कि कभी कुछ होगा तब मैं अप्लाई करूंगा या फिर मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। देखो, आपका जो साइड वाइज चल रहा है ना उसको चलते रखो, जो भी आपका मेन फोकस है, बट साइड में अगर आपको कोई जॉब मिल रही है, आप एलिजिबल हैं, तो उसको मत छोड़िए। अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। मैं अपने साइड से बस आपको इतना ही बताऊंगी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं
स्टूडेंट जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी कंडीशन यहाँ पे है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फाइनल सेमेस्टर में अपना 60% लेकर आ पाओगे, या कि यानी कि अगर आप फर्स्ट क्लास लेकर आ पाओगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखना, ये नहीं कि आपका फर्स्ट क्लास नहीं आने वाला फिर भी अप्लाई करिए, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा ना, वहां पे वो अपने सामने आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लास्ट सेमेस्टर में आपकी फर्स्ट क्लास आ जाएगी, 60% आ जाएगा, 6.75 सीजीपीए आ जाएगा, तो ही आप अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट अगर बात करी जाए, ये मैंने आपको बता दिया था ना कि कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनका फर्स्ट क्लास का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, वो इक्विवेलेंट होगा आपका 60% मार्क्स के या फिर 6.75 सीजीपीए के। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर बात करी जाए पोस्ट की, अगर बात करी जाए कि तो जो जनरल कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस, उनका 35 ईयर है, ओबीसी का है 38 ईयर एंड एससी एंड एसटी का है 40 ईयर। देखो, इसके पहले जो भी जॉब नोटिफिकेशन आई ना, उन सब में एज बहुत कम थी, मतलब कुछ में 25 थी, कुछ में 28 थी, ऐसा था। बट एज इसमें काफी ज्यादा इन्होंने रखी है। जैसे जनरल वाले हैं बेचारे, उनका तो 25-27 पे सिमट जाते हैं, लेकिन इसमें जनरल वाले अगर 35 ईयर के हैं तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 35 ईयर के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एससी एसटी में अगर आप 40 ईयर के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट जो रिलैक्सेशन है वो सिर्फ इस बार उन्होंने दिव्यांगजन को दिया है, वो भी 10 ईयर को दिया है। ओके, उसके अलावा जो कुछ सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनको भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। होना भी चाहिए भाई, वो लोग अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। नेशनैलिटी ऑब्वियस है, आपका इंडियन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बोला था कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाकर के आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और वहीं पे जाकर अप्लाई भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस रहेगी 100 रुपीज। 100 रुपीज है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कोई भी चीज अगर ऐसी लगे ना कि कुछ के चार्ज नहीं होते, मतलब फ्री में होता है, वो अप्लाई कर दो। जिसका कम है वो अप्लाई कर दो। बाकी अगर आपका किसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में जॉब में इंटरेस्ट है तो वो तो आप अप्लाई करो ही। बाकी साइड वाइज ये सब भी देते रहो, ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो वो नए पर्सन से आप मिलोगे, नए पर्सन से आप इंटरेक्ट करोगे, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगी। एंड इंटरव्यू किस तरीके से दिया जाता है, भागिए मत इन सारी चीजों से। आपके पास ऑप्शन है तो आप देकर के आइए। शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपके गेट स्कोर के बेसिस पे, मैंने आपको बताया था गेट स्कोर के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। उसके अलावा वेरिफिकेशन गेट प्रोसेस का, वो इंटरव्यू के टाइम पे अपने सामने आपका गेट का जो भी स्कोर कार्ड है अपने सामने देखेंगे, इसलिए आपके पास गेट का क्रेडेंशियल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे गेट स्कोर के बेस पे, वो डीआरडीओ के साइड से ही वो अपना कट ऑफ रिलीज करेंगे, उसी के बेसिस पे वो अपना करेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा जो जैसे 80% वेटेज होगा आपके गेट के स्कोर का, और उसके अलावा 20% वेटेज होगा आपके पर्सनल इंटरव्यू का। जो पर्सनल इंटरव्यू लेंगे ना, उसका 20% वेटेज होगा। उस हिसाब से वो अपना कट ऑफ रिलीज करेंगे, मेरिट निकलेगा, फिर वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। ये उनका सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि अगर आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए। जैसे मैंने नोटिफिकेशन तो पढ़ लिया है, बाकी कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता है कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम आया, आपको नहीं समझ में आया है, तो वहां पे आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। ओके, बाकी अगर कोई और नोटिफिकेशन आता है जॉब से रिलेटेड तो मैं आपको आके अपडेट कर दूंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।